अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़े थे टॉक्सिक लवर। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। भी गो। अगले दिन जब आयशा उठी तो इसका सर भारी हो रहा था। उठते ही इसे शहीर याद आ गया और खौफ इसके जिस्म पर फिर से सरायत करने लगा। वो सोफे से उठना ही नहीं चाहती थी। इसने बेड पर भी ध्यान ना दिया जहाँ अरमान ना था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था। ऑफिस के लिए तैयार वो खूबरू शख्स जब बाल बनाकर पलटा तो मोहब्बत से मुस्कुरा दिया। उठ गई आप? आयशा इसकी आवाज़ पर चौंकी थी। अरमान कदम कदम चलता इसके करीब आ खड़ा हुआ। आयशा सोफे पर बैठ गई। इसने खमार आलूदा आंखों और भारी सर से अरमान के वजूद पर नजर टिकाना चाही। तबीयत कैसी है अब? इसने कहकर आयशा के माथे पर हाथ की पुष्ट रखकर तपिश महसूस की। इसका माथा ठंडा था। वो बीमार ही थी ही नहीं, वो बस डरी हुई थी। और आयशा ये डर अरमान को बता ही नहीं पा रही थी, जबकि वो घर से ही सोच कर आई थी कि वो अरमान को सब सच बता देगी। लेकिन रात जो कुछ भी हुआ इसने एक बार फिर आयशा के हिसाब शेल कर दिए थे। मैं ठीक हूँ। आयशा ने इसके हाथ को माथे से हटाया और अरमान ने इसका हाथ पकड़ लिया। आयशा का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इसे डर था कहीं फिर से शहीरी से ना देख रहा हो। वो बेचैन सी हो गई। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप जाकर बेड पर आराम कर लें। वो इसे खड़ा कर चुका था। आयशा का दिल अरमान की फिक्र और मोहब्बत से रो देने लगा था। वो किस शख्स को धोखा दे रही है जो बस इसे इज्जत और मोहब्बत दे रहा है? इस एक लम्हा लगा फैसला करने में। अरमान। आयशा ने अरमान को पुकारा। इसने सोच लिया था वो अभी अरमान को सब कुछ बता देगी। अरमान फौरन इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी। आयशा ने इसकी आंखों में झांक कर देखा। इसे इन आंखों में अपना अक्स दिखाई दिया जो इसे मुंह खोलने से मना कर रहा था। वो इसे कह रहा था, क्या अरमान को सब कुछ बताने से शहीर पीछे हट जाएगा? क्या वो शहीर के जुनून से वाकिफ नहीं? अगर इसने अरमान को ही नुकसान पहुंचा दिया तो? इसके ख्याल आते ही इसका दिल कांप गया। कुछ नहीं। इसने अरमान की आंखों में नजर हटा ली और इसका अक्स इन आंखों से गायब हो गया। कोई बात है तो बता दें आयशा। अरमान इसके चेहरे को गौर से देख रहा था। आयशा ने अपने आप पर काबू किया और नजर हटाई। आप शाम में जल्दी आ जाएंगे? अरमान इसके सवाल पर कुछ हैरानी से मुस्कुराया। क्यों, सब ठीक है? आपने कहीं जाना था? आयशा ने सर नाम हिलाया। नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। इसने अरमान के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। अरमान ने सर हिलाया। जी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आपको कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं लेता आऊँगा। वो कहकर इसका गाल थपक बेड से पास ले आया। अब आप आराम करें, नाश्ता माँ और जिया देर से ही करती हैं। मैं मुलाजिम को बता दूंगा, वो आपको भी तब जगा देगा, ठीक है? आशा ने सर को जुम्बिश दी और बेड पर लेट गई। अरमान कुछ देर इसे देखता रहा। आशा को लगा जैसे रात वाले रवैये से कोई सवाल करना चाहता है। मेरी रात तबीयत खराब थी इसलिए सोफे पर जाकर सो गई थी। वो खुद से ही सफाई देने लगी तो अरमान ने सर नाम हिलाया। मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी ऐसे इंसान का अकेले रहने को दिल करता है। कोई बात नहीं, ये पूरा कर्म आपका ही है, आप जहाँ चाहे सो सकती हैं। वो मुस्कुराकर कहता हुआ कमरे से निकल गया। आयशा ने बेबसी से सर की पुश्त तकिए पर मारी। वो शहीर का क्या करे, इससे कैसे जान छुड़वाए? आखिर कैसे? अरमान शाम में जल्दी ही आ गया था। वो रात को खाने के बाद जब अपने कमरे में आई तो आकर सोफे पर बैठ गई। अरमान ने इसे सोफे पर बैठे देखा तो खामोशी से बेड पर दराज हो गया। आयशा का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया, पर वह खामोशी से बैठी सब देखती रही। फिर वह सोफे पर ही लेट गई। अरमान ने कमरे की रोशनी बुझा दी थी। कमरे में नीम अंधेरा छा गया था। खुली खिड़की से चांद की चांदनी कमरे में दाखिल हो रही थी। जगर जगर करते तारे अंदर झांक रहे थे। अरमान शायद सो गया था, पर आयशा सो ना सकी क्योंकि इसके मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे। इसे मोबाइल उठाकर सामने किया था। बालकनी में आओ। वो बिल्कुल चुपचाप उठी थी और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। चांद आयशा के माथे पर था और इसकी पुश्त पर जो गाड़ी की सड़क पर खड़ी करके इसके बोनट पर चौंकड़ी मारकर बैठा था। शहीद चेहरा उठाकर बालकनी में खड़ी लड़की को देख रहा था, जिसके बाल खुले थे। रेशमी जुल्फे हल्की हवा के जोर से उड़ती जा रही थी। स्पॉट चेहरे वाली आयशा किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप था। वो हमेशा की तरह इसके कंधे पर दुपट्टा था। शहीद ने चेहरा झुकाकर मोबाइल सामने किया और मैसेज लिखने लगा। बैठ जाओ, थक जाओगी। इसके मोबाइल पर मैसेज रोशन हुआ। वो मैसेज पढ़कर कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। शहीद को देखने लगी। एक पल के लिए तो इसके दिल ने ये डर भी निकल गया था कि अगर अरमान ने इसे देख लिया तो। जब शहीद ने से कहा था कि वह शाम में आएगा, तब इसने शहीद को कहा था कोई देख लेगा आपको, आप क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुल गए हैं? इसने फौरन जवाब दिया, तो बस अपना दिल आबाद करना चाहता हूँ। आयशा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम और मैं एक हो जाए? आयशा का खून खोलने लगा। मैं शहीद अब इस लम्हे को रोती हूँ जब मेरा टकराव आपसे हुआ था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। इस दिन मैंने अपने वक्त से सारी खुशियां छीन ली। शेर को इसकी बात पर गुस्सा आया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने पूरे 10 दिन मेरा इंतजार नहीं किया।
वो शिकवा करते हुए बोला, मैं आपका एक लम्हे और इंतजार ना करना चाहती थी। आपने जो मेरे साथ किया वही मेरे लिए काफ़ी है। वो सब झूठ था आयशा, कैसे मान लूँ? मेरे पास सबूत है। मेरे पास अब वक्त नहीं है कि आपके किसी और झूठ को सुनो। शहीद के माथे पर बल पड़ गए। मैं तुम्हें सबूत एक बार लाजमी दिखाऊंगा। मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तुम मेरी चाहत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अब तो तुम मेरी जिद बन चुकी हो। आशा को रोना आ गया। चाहे जिद में मैं सब कुछ खो दूं, मेरे मिलने के बाद तुम्हें किसी चीज की चाहत होगी ही आशा। इससे रुककर सवाल किया। जवाब ना मिला। वो सुनना भी नहीं चाहता था, वो बस अपनी कहना चाहता था। तुम्हें मेरे पास किसी की चाहत नहीं होनी चाहिए, जिससे मुझे सिर्फ तुम्हारी चाहत है। तुम्हें पाकर कुछ भी हासिल नहीं करना चाहता। इसकी ये मोहब्बत आशा के लिए बेहिसी थी। वो इसके बाद खामोश आंसू बहाती कॉल काट कर बैठ गई, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अब इस वक्त शहीद के सामने बैठी थी। वो दोनों एक दूसरे को तक रहे थे। चांद की चांदनी इन दोनों पर ही थी। रात रेत की तरह आंखों ही आंखों में गुजर रही थी। तारे कब बुझे, चांद कब चलता शहीद की पुश्त पर आयशा की पुश्त पर आ गया, इसे पता ही न चला, क्योंकि आयशा सो चुकी थी। कुर्सी की पुश्त से सर टिकाकर वो कब सो गई इसे एहसास ही न हुआ। जब इसकी आंख खुली तो सामने से चांद गायब था। आसमान से तारे भी जा चुके थे और वो सड़क पर वैसे ही बैठा इसे देख रहा था। बस फर्क यह था कि अब वो बोनट के पिछली लगे गाड़ी के विंडो स्क्रीन से कमर टिकाकर अपने दोनों हाथ सर की पुश्त पर रखकर तकरीबन लेटा हुआ इसे देख रहा था। जब इसने आयशा को उठकर खुद को देखते पाया तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया। सोने वालों ने यह रात सोकर गुजार दी और मैंने तुम्हें देखकर, इन्हें सोकर सुकून मिला और मुझे तुम्हें देखकर, ये रात मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम सोते हुए बहुत मासूम लगती हो। इसके मैसेज को पढ़कर आयशा ने सर उठाकर सड़क को देखा, जहां वो अब बोनट से उतरकर गाड़ी में बैठा था। आयशा को समझ नहीं कि वो इस बात का क्या जवाब दे। सोया से शादी की वीडियो शहीद का क्रिश्चियन होना इसके जहन में रच बस गया था। वो इसकी बेवफाई को भूल भी जाए तो क्या इन दो बातों को भूल सकती है? नहीं। इसने जवाब दिया और उठकर कमरे में आ गई। कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र अरमान पर पड़ी, जो बेखबर सो रहा था। इसने अरमान से नजर चेंज हो जाकर सोफे पर लेट गई और अरमान के ऑफिस जाने तक वो ऐसे ही जानबूझकर आंखें मूंदे पड़ी रही। एक रात और इसकी मोहलत की गुजर गई थी। इससे लग रहा था जैसे दिन गुजर रहे हैं, इसकी मौत करीब आ रही है। अरमान ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर घर से निकल रहा था जब दरवाजे पर मौजूद गार्ड इसके पास आया। साहब, आप ऑफिस जा रहे हैं? वो शशोपंज में था। अरमान ने इसे हैरत से देखा। तुम जानते हो मैं इस वक्त ऑफिस ही जाता हूँ। गार्ड शर्मिंदा हो गया, फिर इसने धड़कते दिल पर काबू पाकर अरमान को देखा। साहब, आपको एक बात बतानी थी। अरमान ने भवें स्क्वेयर कर इसे देखा। गार्ड के चेहरे पर कुछ अजीब सा था। बताओ। साहब, वो रात में शहीद साहब आए थे। अरमान इसकी बात पर चौंका। शहीद आया था, पर किस वक्त? साहब, काफ़ी रात हो गई थी। वो यहाँ सामने सड़क पर गाड़ी खड़ी करके इस पर बैठे आपके कमरे को देख रहे थे। मुझे पहले तो बहुत अजीब लगा, पर जब मैंने गर्दन तिरछी करके देखा तो वहाँ बालकनी में, इसे इशारा करके बताया, बीवी जी भी बैठी थी। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आखिर में इसकी आवाज़ हल्की हो गई थी, जैसे इसने बहुत बड़ा राज अरमान को बताया हो। अरमान को इसी बात पर धक्का तो लगा, पर वो मुलाजमों के साथ घर या घर वालों को डिस्कस नहीं करता था। वो जानता था ये लोग एक की चार लगाकर बताते हैं। तुम रात में चाय पिया करो। मुझे लगता है तुम्हें नींद में ख्वाब ज़्यादा देखने लगे हो। शहीद आता है तो मुझे लाज़मी मिलता। इसने आयशा वाला पार्ट ऐसे कर दिया जैसे कहानी में था ही नहीं, और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चला गया। गार्ड ने कुछ कहने के लिए लब वाही किए थे, पर अरमान जा चुका था, इसलिए वो सर झटक कर रह गया। भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। वो बड़बड़ाता हुआ अपनी जगह पर जाकर दोबारा बैठ गया। ऑफिस की इमारत धूप में नहाई खड़ी थी। अरमान किसी गैर मेरे नुक्ते को घूर रहा था। गार्ड की बातें इसके जहन से नहीं निकल रही थी। गार्ड कह रहा था कि इसने आयशा को बालकनी में बैठे देखा था, पर अरमान ने सोने से पहले जब इसे देखा तो तब वो सोफे पर ही लेटी थी और सुबह भी वह इसी जगह पर थी। शायद इसे गलतफहमी हुई हो। इसने अपने दिल को समझाना चाहा, पर दिल समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसने टाई ढीली करके ऊपर का बटन खोल दिया। वो कुछ देर वैसे ही बेचैन सा बैठा रहा, फिर इसके जहन में कुछ झटक कर वो खुद को काम में मसरूफ कर लिया। शाम को वो जब घर आया तो इसे सब कुछ फिर से याद आ गया। आज वो आयशा को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो से देख रहा था, पर आयशा आज नॉर्मल थी। इसने कमरे में आकर अरमान को कहा, जिया कह रही थी वो मुझे कल शाम में अपने साथ लेकर जाएगी। इसने ये अरमान से इजाज़त लेने के लिए बताई थी। अरमान ने सर हिलाया। ठीक है, अब चली जाइएगा। वो कहकर बेड पर धरास हो गया। आयशा भी सोफे पर लेट गई। इसने लेटते ही आंखें मूंदी और सो गई, पर अरमान उठा हुआ था। वो नीम अंधेरे में आयशा को देख रहा था। शायद आज भी वो उठे और बालकनी में जाए, पर यह इत्तेफाक ही था कि आयशा को आज शहीद की तरफ से कोई डिमांड भरा मैसेज मसूल नहीं हुआ था, इसलिए वो आज बेफिक्री से लेटे सो हो गई। अरमान बहुत देर तक उठा रहा, फिर वो अपनी ही सोच पर शर्मिंदा हो गया। मैं भी मुलाजिम की बात में आकर अपनी बीवी पर शक कर रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे खुद को मलाल किया और करवट मोड़कर सो गया। यूं एक रात और शहर पर ढल गई।
अब रह गई थी 2 रातें, कल और परसों की। इन्हीं रातों में वो कहानी बदल जाएगी। इस रोज वो उठी तो अरमान का मूड काफी खुशगवार था। शायद वो शर्मिंदा था इस पर आयशा पर शक किया। मुलाजिम तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, इसे सर झटक कर सोचा था। और आयशा जब फ्रेश होकर आई तो वो कमरे में ही था। आज आप मेरे साथ नाश्ता करेंगी? वो पूछ रहा था पर आयशा को लगा बता रहा है। आयशा ने धीरे से सर हिलाया और बाल खुश करके इसे इन्हें सुलझाया और चेहरे पर हल्का सा मेकअप करके वो अरमान के साथ कमरे से निकल गई। जब वो लोग सीढ़ियां उतर रहे थे तो अरमान आहिस्ती से आयशा के करीब होकर इसका हाथ थामा तो वो चौंकी। इस अरमान को देखा जो दिल फरेब सा मुस्कुरा रहा था। आयशा भी जबरन मुस्कुरा दी। डाइनिंग में माँ पहले से ही मौजूद थी, पर जब उन्होंने अरमान के साथ आयशा को देखा तो बहुत सहूलत से वहां से चली गई। ये तुम दोनों का वक्त है, तुम दोनों साथ गुजारो। जब अरमान इन्हें रोकने का कह रहा था तो अब उन्होंने इसके कान में सरगोशी की और वहां से चली गई। इनके जाने के बाद अरमान ने आयशा को अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया और इसे नाश्ता करने लगा। अरमान ने एक से एक चीज खाने के लिए फोर्स कर रहा था। इसके लहजे में रसान और मोहब्बत थी। आयशा खामोशी से नाश्ता करती रही। जब अरमान ने नाश्ता कर लिया तो वो ऑफिस जाने लगा तो इसने अपना वॉलेट निकाला। ये पैसे रख लें। आयशा ने इसे कुछ हैरत से देखा। किस लिए? आप आज जिया के साथ जाएंगी ना, तो ये रख लें। आशा ने हाथ पीछे कर लिया। पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास है। अरमान ने सर हिलाया। मैं जानता हूँ आपके पास है, पर आप ये फिर भी रख लें। मैं 1-2 दिन तक अपने अकाउंट ज्वाइन करवा लूँगा ताकि आप वहाँ से आराम से पैसे निकाल सकें। इसने आयशा का हाथ पकड़ा और इसमें पैसे थमा दिए। आयशा न जाने क्यों शर्मिंदा सी हो गई, पर अरमान इसके सुर्ख होते चेहरे पर ज़्यादा तवज्जो न दी। बस इसके गाल को थपक कर वो घर से निकल गया था और आयशा निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। मुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं पैदा हो रही कि मैं अरमान को सब सच बता दूं। इसने बेबसी सोचा हो जा। इसका चेहरा झुका था। जब इसने चेहरा उठाया तो इसे लगा जैसे इसके गिर्द धुंध फैली है। वो धुंध से ही वही इसकी हमशक्ल लड़की निकलकर इसके सामने आ गई। तुम अरमान को इस सब में मत घसीटो। तुम चाहती हो कि इसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे? आशा ने सर नामे हिलाया। तो बस फिर खामोश रहो। तुम जानती हो शहीर को, अगर तुम अरमान को सब बता दोगी तो वो क्या कर लेगा? पहले ये बात ठंडे दिमाग से सोचो। क्या वो इस बात के बाद तुम्हें कबूल करेगा कि तुम पहले से इसके कज़न के साथ इन्वॉल्व थी? इस लड़की ने सर नफी में हिलाया। नहीं, वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा। इनके ऊंचे खानदान में तुम्हारी कोई जगह बाकी न रहेगी। फिर मैं क्या करूं? वो दबा दबा सा चिल्लाई। शहीर की मान जाओ। आयशा ने इस लड़के को सदमे से देखा। इसे वो लड़की अपने दिल की अक्कासी करती दिखाई दी। इसे लगा जैसे इसके सामने इसका दिल रखा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। शहीर एक गैर मुस्लिम है और वो शादीशुदा भी है। तुम इतने यकीन के कैसे कह सकती हो? मैंने तस्वीर और वीडियो देखी हैं। इसने गर्दन अकड़ा कर कहा। सामने खड़ी हमशक्ल लड़की इसके चेहरे पर अफसोस फैल गया। वो झूठी भी तो हो सकती हैं। आयशा तल्खी से मुस्कुराई। तस्वीरें झूठी हो सकती हैं पर वीडियो नहीं। आयशा की बात पर लड़की के चेहरे पर अफसोस और दुख में बदल गया। आयशा, तुम किस जमाने में जी रही हो? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि आजकल हर चीज झूठी बनाई जा सकती है, तस्वीरें हो या फिर वीडियो। आयशा का दिमाग इस बात पर भग से उड़ा। नहीं, वो वीडियो सच्ची थी। तुम बस अपनी बेवकूफ़ी को तस्लीम नहीं करना चाहती। हाँ, मैं नहीं करना चाहती, चली जाओ यहाँ से। वो अपने ही ख्याल में मौजूद लड़की पर चीखने लगी थी। तुम चली जाओ, मैंने कुछ नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से। शहीद झूठे हैं बस। वो अपनी बात पर मिसर थी। इसे अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। हर तरफ मौत का सन्नाटा था। जब इसने चेहरा उठाया तो धुंध छट गई थी। वो लड़की भी जा चुकी थी, पर आयशा के दिल में बेचैन जरूर हो गई थी। क्या मैंने जल्दीबाजी की है? इसे अब एहसास होने लगा था। शाम जैसे गहरी होने लगी, इसे जिया अपने साथ शॉपिंग पर ले गई थी। आयशा ने मना भी किया था, इसके पास कपड़े हैं, पर जिया इसे ज़बरदस्ती ले गई। इन दोनों ने कोई 2 घंटे लगाकर मॉल में शॉपिंग की। जब वो लोग घर लौटी तो जिया ने आयशा को कहा, तुम खुद से तैयार हो जाओगी या मैं मदद करूं? आयशा को इसका ये अपनायत भरा अंदाज अच्छा लगा। नहीं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तैयार हो जाऊंगी। जिया ने सर हिलाया, अपने कमरे में चली गई। आयशा ने जब अपने कमरे का रुख किया तो इसका दिल धड़कने लगा था। इसे अब अपने कमरे से भी वहशत महसूस होती थी। अब तो कमरे की हर चीज़ यूं लगता था जैसे शहीर की आंख बंद कर इसे देख रही है। वो दिल की धड़कनों को काबू करती हुई अपने कमरे में आ गई। बेड पर शॉपिंग बैग्स रखकर वो इसमें से अपना जोड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो गीले बालों के साथ बाहर निकली तो इसके वजूद पर टखनों तक सिल्क का तेज चमकते कपड़े का बना फ्रॉक था जो पैरों को छू रहा था। फ्रॉक बिल्कुल सिंपल था। तंग आसीनों वाले फ्रॉक के साथ एक मोतियों की माला थी जिसे इसने ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर गले में डाल लिया। इसने बालों को सुखाया और इनमें कंघा करने लगी। कंघा करके वो एक लम्हे की में सोच पे पड़ गई कि इन बालों का अब वो क्या स्टाइल बनाए। बहुत देर बाद सोचने में इन्हें खुला ही छोड़ दिया। बालों के बाद इसने स्पंज उठाया और चेहरे पर बेस सेट करने लगी। दगी बेस को चेहरे पर सेट करके इसने गालों पर ब्लश, आंखों में आईशेड और बारीक होंठों पर लिप ग्लॉस लाई।
गजाली आंखों की पलकों पर मस्कारा और लाइनर लगाकर इसने इनमें काजल लगाया, जिनसे वो गहरी काली गुलाबी बड़ी आंखें मजीद बड़ी दिखाई देने लगी। इनसे सब्ज रंगों वाले बुंदे कानों में डाले। इनकी चेन लंबी थी और वो नग कांधों को छू रहे थे। इसने बालों की 2 मोटी लटें निकालकर सीने पर डाली और ऊंची हील्स निकालकर इसने झुककर इनको पैरों में पहनकर स्ट्रिप बंद किए। आशा के खुले बाल इसके चेहरे पर इसके झुकते चिलमन की तरह आ गए थे। इसने इन्हें चेहरे से पहले कान में अड़ेसा। इसी हाथ में इसने अरमान की मंगनी वाली हीरे की अंगूठी पहन रखी थी। वो तैयार होकर नाखूनों पर बेड पर बैठकर नेल पेंट लगाने लगी। जब इसने नेल पेंट लगा लिया तो इसने ड्रेसिंग टेबल से इसकी नेल पेंट को रखकर खुद पर एक तनकीदी निगाह डाली। इसने नीचे से ऊपर तक खुद को देखा। वो जब मुतमईन हो गई तो अपना क्लच उठाकर कमरे से निकल गई। इसकी बारीक हील की आवाज़ खामोश घर में टक टक का शोर कर रही थी। आशा ने जिया के कमरे के सामने रुककर दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। जिया की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। जिया की भी तकरीबन तैयार ही थी। वो अपना क्लच उठाकर पलटी और वहीं थम गई। इसकी नज़रें हैरत से फैलने लगी। इसने नीचे से ऊपर तक आयशा को देखा और इसकी गोरी गुलाबी रंगत तेज सब्ज रंग में और भी दमक रही थी। आशा इसके यूं देखने पर पजल हो गई। जिया तहरीर में मुब्तला बस इसे यकटक देख रही थी। आशा को लग रहा था जैसे वो अच्छी नहीं लग रही। इसने आहिस्ती से पूछा, क्या हुआ? इसके पूछने पर जिया तेजी से इसके पास आई और इसकी मखरूती उंगलियों में हाथ डालकर पकड़कर बोली, आयशा तुम कितनी प्यारी लग रही हो। इसने कितनी को खींचकर इस पर जोर देकर कहा और इसकी आंखों से ही इसके लहजे की सच्चाई छलकती थी। आयशा झनक गई। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। हमेशा जैसे टॉप जींस में मलबूस जिया आज भी प्यारी लग रही थी, पर आयशा से कम नहीं। आयशा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैं भाई को कहती हूँ कि वो अभी ऑफिस से आए। वो कहकर क्लच से मोबाइल निकालने लगी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वो इसे मना ना कर सकी। जी अरमान को कॉल करके आयशा के साथ नीचे आ गई। माँ इस वक्त लाउंज में मौजूद थी। आयशा को देखकर वो भी लम्हे के लिए पलकें झपकना भूल गई थी। फिर उन्होंने इसका माथा मोहब्बत से चूमा और इसके पास बिठा लिया। अरमान को आने में कुछ वक्त लगा। जब इसकी गाड़ी पोर्च में रुकी तो जिया फौरन भागकर बाहर आ गई। आप अपनी आंखें बंद कर लें। अरमान अंदर दाखिल हो रहा था और वह सामने आकर खड़ी हो गई। फिर मैं अंदर कैसे जाऊंगा? इसने हैरत से पूछा। जिया ने सीने पर हाथ रखा। मैं ले जाऊंगी, अब आंखें बंद करें। इसने जिद्दी लहजे में कहा तो अरमान को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ी। इसने आंखें बंद की और जिया का हाथ थाम लिया। वो इसे आहिस्ता आहिस्ता लाउंज में ले आई थी और आयशा को सामने खड़ा करके इसने अरमान को कहा, अब आंखें खोले। अरमान ने धीरे धीरे आंखें खोली तो इस लम्हे वहीं रुक गई। वो नजर तक हटाना भूल गया था। जिया हंसी दबाकर इसे और आयशा को देख रही थी। आयशा इसकी गहरी नजरों से जज्बस हो रही थी। भाई तारीफ भी कर दे। जिया ने अरमान के आगे चुटकी बजाई और शरारत से कहा, तब वो होश में आया। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। इसका लहजा अभी भी खोया हुआ था। वो बस इन काजल से लबरेज आंखों में देख रहा था और खामोश होकर बोले जा रही थी। जब जिया और घर से क्लब जाने के लिए निकल रही थी तो अरमान न जाने कब इसके करीब आकर खड़ा होकर सरगोशी में बोला, मेरा पता क्या दिल कर रहा है। आयशा से गंभीर लहजे में चौंकी। इसने पहले में खड़े रूबरू शख्स को देखा। वो इसे हाँ ना भी नहीं कर सकी। बस इसकी नज़रों की तपिश की वजह से निगाहें झुकाकर खड़ी हो गई। इसकी पलकें लरसने लगी थी। वजूद भी हल्का हल्का कांप रहा था। जिया बाहर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इस वक्त वो दोनों अकेले ही दाखिली दरवाजे में खड़े थे। मम्मी अपने कमरे में जा चुकी थी। अरमान इसके मजीद करीब हुआ और इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर वो इसकी जानिब झुका। मैं आपको कहीं छुपा लूँ ताकि आपको मेरे अलावा कोई ना देख सके। आयशा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे इसके सीने से बाहर आ जाएगा। अरमान ने इसके हाथ छोड़े और इसके चेहरे पर आती लटक को कान के पीछे किया। आयशा को वो आहिस्ती से सीने से लगा ही रहा था कि जिया की आवाज़ आई और आयशा को बुला रही थी। आयशा जल्दी से अरमान से दूर हुई। मुझे जिया बुला रही है। वो बेतरतीब होती सांसों को काबू में करती वहां से भागने वाले अंदाज में गई और पीछे अरमान बेसाख्ता हंस दिया। चाइनीज हॉल की थीम सुर्ख और गोल्डन थी। आमने सामने की दीवार पर बड़े बड़े शीशे लगे थे। वो जिया के साथ 6 लोगों के लिए तैयार टेबल पर जिया की दोस्तों के मायने खेजी सवालों के जवाब दे रही थी। वो सब मिलकर खूब इसे तंग कर रही थी। कोई हंसी दबाकर कुछ कहती तो कोई शरीर लहजे में कोई शोशा छोड़ देती। बस करो तुम सब, क्या मेरी भाभी के पीछे ही पड़ गई हो? जिया ने आयशा की घबराहट को महसूस किया तो इन सबको टोकती हुई बोली, लो हमने तो बस इन्हें कह रहे थे कि वो बहुत प्यारी है। अरमान भाई की पसंद वैसे भी कमाल की है। इनमें से एक ने दाद देने वाले अंदाज में कहा, हाँ तो भाई किसका है? जिया ने अपनी ही पुष्ट होगी। वो सब हंस पड़ी। आयशा भी मुस्कुरा दी। कुछ देर में ऑर्डर टेकर ने जिया को आकर कहा कि इनका ऑर्डर तैयार है। जिया कहे तो सर्व कर दें। हाँ जी आप सर्व कर दें। ऑर्डर टेकर सर हिलाकर चला गया और मिनटों में ही इसने आकर वेटर्स की मदद से स्टॉलर पर इनके सामने रख दिया, जिसमें से सूप, फिश क्रैकर्स थे।
सबने सूप के प्याले में सूप भरा और पीने लगी। आयशा टेबल पर इस तरह बैठी थी कि इसका रुख दाखिली दरवाजे की तरफ था। जिया और इसकी दोस्तें किसी ब्रांड के हीरे पर बहस कर रही थी और आयशा खामोशी से इन्हें सुनती रही, साथ साथ सूप पी रही थी। इसने सूप स्पून का चेहरा झुकाकर भरा। जब इसने अपना चेहरा उठाया तो इसका दम निकल गया। सामने दरवाजे से शहीद दस्तगीर के साथ दाखिल हुआ। वो ब्लैक ऑफिस ड्रेस में मलबूस था। ये इस हॉल का ड्रेस कोड था। इसके अलावा किसी दूसरे लिबास में आने वाले की एंट्री की इजाज़त नहीं थी। शहीद ने दाखिल होते ही इसे देखा, जिसके हाथ पैर कांपने लगे थे। इसने स्पून दोबारा प्याले में डालकर पहलू बदला। वो शहीद की तरफ से रुख मोड़ चुकी थी। शहीद बिल्कुल इसके सामने वाली टेबल पर आकर बैठ गया था। दोस्तों से बहस में उलझी जिया की भी गर्दन मुड़ी तो वो चौंक गई। शहीद के साथ खड़े दस्तगीर पर इसकी नजरें ठहर गई थी। अलबत्ता दस्तगीर ने यह जाहिर किया था जैसे इसने जिया को देखा ही नहीं। आयशा ने किन अखियों से जिया को देखा और इसकी मजीद जान पर बन गई। जिया शहीद और दस्तगीर पर ही नजर जमाए हुए थी और शहीद की नजरें आयशा पर थी। आयशा का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। शहीद कुछ लम्हे सब चमकते फ्रॉक में मुलबुस लड़की के उड़े रंग देख रहा था। फिर इसने वेटर को इशारा किया। वो आयशा पर से नजरें हटा ली। आयशा ने भी अभी सुकून का सांस ही लिया था कि इसने जिया को उठते देखा। मैं शहीद से मिलकर आती हूँ। इससे रहा ना गया और वह दस्तगीर को करीब से देखना चाहती थी। वो शहीद के पास जाकर दस्तगीर को नजरें भरकर देखना चाहती। जिया जो जा ही रही थी एकदम से रुकी। तुम भी चलोगी? इसने रश्मि सा पूछा, वरना वो नहीं चाहती थी कि आयशा इसके साथ जाए। शहीद मुंह फट था। एमे ही इसने जिया को कुछ कह दिया तो इसकी आयशा के सामने बेइज्जती हो जाती। आयशा इसके सवाल पर तजबज़ हो गई। अगर आप आना चाहें तो आ जाए, वरना ज़रूरी नहीं है। जी इसके यूँ होनको की तरह चेहरा देखने पर खौफ में मुब्तला हो रही थी। आयशा ने सर नाम ही हिला दिया। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। जिया शहर की तरफ बढ़ गई थी और अपने साथ आयशा का सुकून भी ले गई। वह मंदिर चेहरे से अब जिया को ही देख रही थी, जो शहर की टेबल के पास जाकर रुक गई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो? वो इनके सरों पर जाकर सीने पर हाथ बांधकर बोली थी। इसने कहा शहीर को था, पर नजरें दस्तगीर पर थी। शहीर ने इसके सवाल पर शांति से नजरें उठाकर जिया को देखा। तुम पता नहीं ऐसी शक्ल पे इतने वहम कैसे पाल लेती हो कि मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। इसने सीने पर उंगली रखी और कहा, फिर कहका लगाया और अपनी सीट पर खड़ा हो गया। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा, जबकि तुम खुद मेरे हर रास्ते में खड़ी हो जाती हो। इसका अंदाज जताने वाला था। दस्तगीर को जिया की इस बेइज्जती पर हंसी आ गई। जिया के चेहरे पर साए लहराने लगे। इसने दस्तगीर की आंखों में सर उठाती मुस्कुराहट को देख लिया था। तुम इंतहाई बदतमीज हो। जिया ने पैर पटका और पलट गई थी। शही ने सर झटका और मोबाइल सामने करके इस पर उंगलियां चलाता हुआ वहां से हाल से निकल गया। इसके ऑर्डर पर वक्त था तो फिलहाल वो आयशा से मिलना चाहता था। जिया तन फन करती अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। इसके बैठते ही आयशा का मोबाइल बजा। वॉशरूम्स की तरफ आओ। आयशा का दिल हालत में ही अटक गया। ये शख्स किसी जगह से सुकून में लेने देगा? मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ। इसका जवाबी मैसेज पढ़कर आयशा का सर भग से उड़ गया। मैं आ रही हूँ। इसे मैसेज भेजने के बाद सूप का प्याला अपने ऊपर गोद में छोड़ दिया। ओह शिट! वो तेजी से खड़ी हुई थी। सबने चौंक कर इसे देखा। जी मुतफक्कर सी खड़ी हुई। तुम ठीक हो आयशा? आयशा ने अपना चेहरा झुकाकर अफसोस से अपने फ्रॉक पर गिरे सूप को देख रही थी। इसके बाल इसके चेहरे पर आ गए थे। इसने इन्हें कान के पीछे अड़ेसा और जिया को देखा। मैं ठीक हूँ, पर फ्रॉक? इससे बात अधूरी छोड़ दी। कोई बात नहीं, तुम वॉशरूम से इसे साफ कर लो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। जिया ने इसे देखा। तुम्हें वॉशरूम्स का पता है? आयशा ने सर जोर से हिला। हाँ मुझे पता है, मैं अभी आती हूँ। तो कहकर अपना मोबाइल उठाकर फ्रॉक को दोनों तरफ से पकड़ दी। जल्दी जल्दी कदम उठाकर हॉल से निकल गई। पीछे जिया दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। इसकी दोस्त इससे बातें कर रही थी, पर वह दस्तगीर को मलाल से देख रही थी। एक ही बार मोहब्बत का इजहार करना था। इसकी नजरें दस्तगीर से ही कह रही थी। दस्तगीर ये सतर पढ़ रहा था, पर वो बेपरवाह बना खड़ा इसे नजरअंदाज करता रहा। वो वॉशरूम्स की जानिब आ गई थी। जैसे ही इसने हॉल में दाखिल हुई, जहाँ ये तार से बने वॉशरूम थे, इसे किसी ने कलाई से खींचकर अपनी जानिब किया और दो दरवाजे की कुंडी लगाकर इसकी पुश्त इसी दरवाजे से लगा दी। वो आयशा के अतराफ में अपने हाथ रखकर इस पर चेहरे पर झुककर खड़ा था। नीली आंखें आयशा के चेहरे पर ही जमी थी। आयशा की सांसों में शहीद के परफ्यूम की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। इसे पलकें उठाकर शहीद को देखा। इसकी पलकें नम थी। शहीद ने संजीदगी से इन नम पलकों को देखा। तुम मेरे सामने रोया मत करो, वो बोला तो आयशा को और रोना आ गया। वो नातवां सी हो गई थी। इसका जद जवाब दे गया था। इसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और जारों की तार होने लगी। वो थक गई थी ऐसे डर डर कर जिंदगी गुजारते। इसे इस तरह शिद्दत से रोते देखकर शहीद का दिल किसी ने मुट्ठी में लिया। चुप हो जाओ। इसने आयशा को शानों से पकड़ा और अपने करीब करके सीने से लगा लिया। क्यों रो रही हो? उसके कान की लू को अपने लब मिस करता गमगीन लहजे में पूछ रहा था। मैं थक गई हूँ शहीद, मुझसे अब और इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती।
हर वक्त पकड़े जाने का डर लगा रहता है। मुझे यूं लगता है जैसे मैं सबको धोखा दे रही हूँ। इसने शहीद के सीने पर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो सिसकियों से रोती हुई अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी शहीद। शहीद ने इसके गर्दन अपनी बाहों के सार मजबूत कर लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब बस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब दोबारा आयशा के कान से टकराए तो इसे अपनी कुर्बतों का एहसास हुआ। वो इनकी बाहों से निकलकर 2 कदम पीछे हुई। वॉशरूम का हाल खाली पड़ा था। दीवारों में लगे शीशे में इनका अक्स दिखाई देता था। शहीद इस मोहम से उम्मीद में शहीद को देखना शुरू किया। आप अब मुझे भूल जाएं। शहीद को इसने मुंह से जुदाई की बातें जहर लगती थी। आयश, वो सब रियाज ने तुमसे झूठ बोला था। जो भी था शहीद, मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहती। शहीद को इसकी बात पर गुस्सा आया। मैं करना चाहता हूँ, वो दांत किचकिचा कर बोला, पर मैं नहीं करना चाहती। आयशा ने झंझलाकर जवाब दिया। तो शहीद ने आगे बढ़ गए इसका बाजू बेदर्दी से दबोचा। तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या पता मेरा कितना नुकसान हुआ है इन सब में। शहीद के लहजे में अभी कुछ देर पहले वाली मोहब्बत गुम हो गई थी। आयशा ने तल्खी से देखा। ये आपके झूठ की सजा है। शहीद इसकी बात पर जिच हो गया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा कि वो सब रियाज ने झूठ कहा था। इसने जेब से मोबाइल निकाला। ये देखो। इसने स्क्रीन पर उंगलियां चलाकर आयशा के मोबाइल सामने किया, जिसमें रियाज जख्मों से चूर अपने झूठ का एतराफ कर रहा था। किसी को इतना मार पीट कर इससे जो कहा जाए वो वही बोलता है, बेचारी से झूठी क्यों ना बुलवाया जाए। रियाज के जख्मों से कराते देखकर आयशा का दिल कांप गया था। शहीद ने इसे हैरत से देखा। वो इस वीडियो पे भी यकीन नहीं कर रही थी। किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मैं इसे मारूं भी ना? इसने सदमे से पूछा। आपको शहीद आता ही क्या है मारपीट के अलावा? लोगों पर अपनी मर्जी थोपना, पर अपनी मर्जी चलाना, इन्हें डराना धमकाना तो आपका महबूब मशगला है। अगर मैं आपको अच्छे से ना जानती होती तो इस झूठी कहानी पर जरूर यकीन कर लेती। इसका इशारा सबूत की तरफ था जो शहीद ने यह सोच कर लिया था कि इसके बाद जरूर आयशा इसके पास लौट आएगी। पर जब ऐसा न हुआ तो इसके अंदर का जानवर जागने लगा। इसने मोबाइल जेब में डाला और जब्त करने के बावजूद भी इसने अपनी उंगली आयशा के बाजू में पवस्त कर दी। आयशा सिसकी थी, पर वो बेपरवाही से बोलने लगा। तो मुझे अच्छे से जानती हो ना? शहीद ने आयशा को झंझोड़ा। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आयशा के बाजू में तकलीफ बढ़ने लगी थी। इसने शहीद को धक्का दिया और इसे अपना बाजू छुड़ाकर इसे तनाफर से देखा। आप पागल हो चुके हैं। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि अब हम दरिया के किनारे हैं? जितना फासला आ गया है जो आप या मैं कभी नहीं मिटा सकते। शहीद ने इसे खूंखार नजरों से देखा। मैं सब कर सकता हूँ, स्पॉटलाइट जैसे बोला। आप अब कुछ नहीं करेंगे, आप बस मुझसे दूर रहेंगे। आयशा का लहजा तनबीह करता। शहीद ने इसकी जानिब कदम उठाए। आयशा के पैर खुद ही पीछे उठने लगे। वो एक बार फिर दरवाजे से जा लगी। और अगर ऐसा ना करूं तो क्या कर लोगी? इसने सर्द महरी से पूछा। इसकी आंखों में शोले चलने लगे थे। आयशा के इनसे खौफ महसूस होने लगा। मैं अरमान को सब बता दूंगी। इसे शहीद को डराना चाहा, पर वो इसमें बुरी तरह से नाकाम हुई। शहीद ने भवेश करके इसे देखा, फिर वो हंसने लगा और हंसता ही चला गया। इसकी हंसी इतनी सर्द थी कि आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे धमकी दे रही हो? वो आयशा पर झुका। शहीद मलिक को धमकी? चबा चबा कर पूछा। आयशा की बोलती बंद हो गई। तुम बता दो अरमान को, मैं देख लूंगा वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं तुम्हें इसकी मौजूदगी में ही उठा कर ले जाऊंगा। मैं देख लूंगा वो मेरा क्या कर सकता है। तलाक और दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाओ। इसने कहकर आयशा के गाल पर बहते आंसुओं को अंगूठों से साफ किया और हाल का दरवाजा खोलकर कोट दुरुस्त करता हुआ निकल गया। पीछे आयशा पत्थर की बनी रह गई। इसने शहीद के जुनून का अनजाने में ही हवा दे दी थी। अब इसकी मोहलत और दिन खत्म हो गए थे। जब वो वापस हॉल में दाखिल हुई तो शहीद इसी जगह बैठा था, लेकिन बस फ़र्क ये था अब वो आयशा को नहीं देख रहा था। इसका ऑर्डर आ गया था। वो चेहरा झुकाकर दस्तगीर के साथ खाना खाने में मसरूफ था। आयशा का रंग सर्द पड़ा हुआ था। दिल शहीद की कही हुई बातों में सुस्ती से धड़क रहा था। इसका हर चीज़ से दिला चाट हो गया था। अब वह बेदिली से बैठकर खाना खा रही थी। जिया भी खामोश थी। इसने आयशा से कोई सवाल ना किया, या शायद इसने आयशा पर तवज्जो ही नहीं दी थी। इसके पास अपने बहुत दुख थे। जिस भी वो मर्द से दिलचस्पी लेने लगती थी इसके नखरे शुरू हो जाते थे। जिया ने दस्तगीर को जब खाने पर हाथ साफ करते देखा तो जलकर सोचा था। जिया वगैरह के जाने से पहले शहीद क्लब से चला गया था। ये पहली बार हुआ था कि शहीद के जाने पर आयशा मुतमईन नहीं हुई। वो इसके खामोशी से जाने पर परेशान हो गई। शहीद ने जाते वक्त भी इस पर नज़र तक न डाली थी। रात शहर पर मुकम्मल गहरी होने लगी थी।
वो भी जिया के साथ घर वापस आ गई थी। जब वो अपने कमरे में पहुंची तो अरमान वहीं मौजूद था। वो बेड पर नींद दराज हुए सीने पर लैपटॉप रखे इस पर उंगलियां चला रहा था। जब इसने आयशा को कमरे में दाखिल होते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया। आयशा भी फीका सा मुस्कुराकर बेड पर क्लच रखकर ड्रेसिंग के सामने रखे काउच पर बैठ गई और ज्वेलरी उतारने लगी। अरमान ने लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया था। करवट मोड़कर वो आयशा का अक्स शीशे में देखने लगा। आयशा जानती थी वो इसे ही देख रहा है, पर फिर भी वो नजरें नहीं मिला रही थी। अंदर ही अंदर इसके वजूद में एक जंग छिड़ी हुई थी। वो इस शशोपंज में थी कि शहीद वाला किस्सा वो अरमान को बता दे या रहने दे। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो गायब दिमागी से अपने बुंदे उतार रही थी जब इसे अरमान की आवाज़ चौंकने पर मजबूर किया। आयशा। इसके पुकार पर आयशा ने शीशे में बने अरमान के अक्स को देखा जो इसे ही देख रहा था। जी, वो धीरे से बोली। मैं चाहता हूँ कल आप तैयार ऐसे ही हों। वो बोलते हुए बेड पर सीधा हुआ और बेड से उतरकर आयशा की तरफ बढ़ने लगा। अरमान इसकी पुश्त पर आ रुका। इससे आयशा को कंधों से थाम रखा। मैं आपको कल साहिल समंदर पर ले जाऊंगा। आयशा कंधों पर धीरे से इसके हाथों की तपिश इस शिद्दत से महसूस कर रही थी कि वह नजरें झुकाकर बैठ गई। अरमान की नजरें हमेशा इसको अपने हिसार में लेकर बेचैन कर रही थी। चलेंगी ना? जब आयशा ने कुछ देर कोई जवाब न दिया तो अरमान ने पूछा। आयशा ने नजर उठाकर अरमान की निगाहों में सर उठाती मोहब्बत के ख्वाबों को देखा तो वो इनकार ना कर सकी। और आयशा इनकार करती भी तो किस जवाब पे? ये कहती कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बहाना तो वो शादी के बाद से ही करती आ रही थी। अब तो इसे ये कहते हुए भी शर्म आती थी। जी ठीक है। आयशा के जवाब पर अरमान दिल से मुस्कुराया। इससे आयशा के कांधों पर दबाव दिया। मेरी बहुत अच्छी बीवी, वो कहकर बेड से जा लेटा और आयशा हिलना तक भूल गई थी। ये अल्फाज कहते जो अरमान के लहजे में रिसान और मोहब्बत थी। इसने आयशा को शर्म से मर जाने पर मजबूर कर दिया था। वो इस शख्स को धोखा दे रही थी जो इसके लिए दिन ब दिन पागल होता जा रहा था, जो इसके हर तरह से ख्याल रख रहा था। आयशा में अब उठने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वो बहुत मुश्किल से अपने वजूद को घसीट कर वॉशरूम में गई थी। वॉशरूम में लगे शीशे में जब इसने अपना चेहरा देखा तो इसे वो मकरू दिखाई दिया। इसे खुद से ही नफरत महसूस हुई थी, वो खुद से ज़्यादा शहीर से। अगला दिन शहर पर बोझल उतरा था। अरमान ने आज ऑफिस से छुट्टी की हुई थी और वह देर से उठा था। जब वो नींद से बेदार हुआ तो आयशा तैयार होकर सोफे पर बैठी थी। आपने नाश्ता कर लिया? वो खुमार उल्लू आंखों को मसलते हुए बैठकर हमसे कमर टिकाकर बैठ गया। आयशा ने सर ना में हिलाया। पर क्यों? अरमान को झटका लगा। आज आप घर पे थे इसलिए मैंने सोचा। इससे अपनी बात कुछ हिचकिचाते हुए अधूरी छोड़ दी थी और यह अधूरी बात अधूरी होकर भी अरमान के सामने बहुत कुछ बयान कर गई थी। अरमान को समझ नहीं कि वो खुश हो या शर्मिंदा। आयशा इसकी वजह से इतनी देर भूखी बैठी थी। उफ, इसने अपना सर पीट लिया। फिर वो माजरत करते हुए जल्दी से खड़ा हुआ और फ्रेश होकर आयशा के साथ डाइनिंग में आ गया। माँ और जिया शायद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए इन दोनों ने ही बैठकर नाश्ता किया। फिर अरमान तैयार कर किसी काम से बाहर चला गया। जब वो घर वापस आया तो इस वक्त असरबासी हो रही थी। सूरज जर्दीमाल सुर्ख होकर पहाड़ों में छा छुपा था। इसने कॉल करके आयशा को कह दिया था कि वो तैयार है। वो अब आकर इसे समंदर पर ले जाएगा और आयशा के आने से पहले ही तैयार हो गई थी। अरमान आज भी इसे देखते ही रह गया था। अरमान को अंदाज़ा करने में मुश्किल हो रही थी कि आयशा आज ज़्यादा खूबसूरत लग रही है या फिर कल लग रही थी, जबकि इसने लिबास और मेकअप बिल्कुल कल जैसा ही कर रखा था। आपकी खूबसूरती हर बार मुझे हैरान कर देती है। मुझसे मेरे सारे अल्फाज छीन लेती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे पास आपकी तारीफ़ करने को कुछ भी नहीं है। जब वो लोग समंदर के साहिल पर खड़े छोटी लहरों के बोसे अपने कदमों पर महसूस कर रहे थे तब अरमान ने यह कहा था। वो दोनों ही नंगे पांव गीली रेत पर खड़े थे। सूरज डूब चुका था। अतराफ में अंधेरा फैलने लगा था। आयशा का फ्रॉक नीचे से गीला हो गया था। वह अरमान की इस अचानक तारीफ पर सिमट गई थी। अरमान ने धीरे से करीब खड़ी लड़की का हाथ पकड़ा। आइसक्रीम खाएंगी? इसने सवाल किया। आयशा ने नजरें उठाकर इसे देखा। वो भी कुछ कहती कि अरमान बोलने लगा। मैं जानता हूँ ये मौसम आइसक्रीम वाला नहीं है, पर क्या करूँ, मेरा दिल कर रहा है कि आपकी नाक पर आइसक्रीम लगाऊं। वो शरारत से गोया हुआ तो आयशा जन्म गई और अरमान इसके शर्मा जाने पर हंस दिया। मैं भी आइसक्रीम लेकर आता हूँ। इसने आयशा का हाथ छोड़कर और कुछ दूर खड़े आइसक्रीम वाले की जानिब बढ़ गया। वो जा ही रहा था कि इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई इसे देख रहा है। अरमान ने रुककर आयशा को गर्दन तिरछी करके देखा, पर वो सामने से उठती लहरों को देख रही थी। फिर इसने इतराफ में देखा, वहाँ 2-4 लोग ही मौजूद थे जो अपने मोबाइलों में मसरूफ थे। फिर भी इसे कुछ ठटक रहा था। खैर, वो भी आइसक्रीम वाली की जानिब आ गया। एक गाड़ी साहिल समंदर से दूर सड़क पर रुकी, जिसमें से शहीर और दस्तगीर बाहर आए। इनका रुख समंदर की जानिब था। जब इसके करीब पहुंचा था अरमान को लगा जैसे कोई बिल्कुल इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो पलटा तो इसके पीछे 3-4 लड़के खड़े थे जो देखते ही देखते लड़ने लगे। और इस लड़ाई के शुरू होते ही इर्द गिर्द के जितने भी लोग थे वो गिरोह की सूरत में वहां जमा हो गए। वहां अचानक ही इतना रश हो गया था कि अरमान को आयशा देख नहीं पा रहा था।
आयशा वैसे ही समंदर की जानिब रुक के खड़ी थी। इसे एहसास ही ना हुआ कि इसके ऐन पीछे शहीर आ रुका है। वो तब धक से रह गई जब इसे अपने कान के पास गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई। वो बिल्कुल इसके कान के पास इसके लब मिस करता बोला, आयश। आयशा पत्थर बन गई। वो पलटी थे इसने शहीर को कहते सुना, तुम्हें लेने आ गया हूँ। इसे लगा जैसे मौत के फरिश्ते ने इसके कान में सूर फूंकी है। इसके बाद आयशा के नाक पर शहीर ने हाथ रखा और आयशा कसमसाई पर इसका दिमाग अंधेरों में डूबता चला गया। वो अपना तवाज़ुन खोकर शहीर की बाहों में झूल गई थी। अरमान के अंदर खतरे की घंटी बजने लगी थी। इसे लगा जैसे वो सब कुछ जानबूझकर कोई करवा रहा है। इस ख्याल के आते ही तेजी से इस रश को चीरते हुए आयशा की तरफ जाने लगा। इसे शायद 5 मिनट लगे होंगे इस रश में निकलने। जब वो रश से निकलकर सामने आया तो वहाँ आयशा मौजूद ना थी। आयशा के कदमों के निशान भी समंदर की लहरों ने मिटा दिए थे। अरमान को लगा जैसे इस बार आसमान आ गिरा हो। इसका दिमाग मौफ हो गया था। इसने गर्दन तिरछी करके इस लड़ाई को देखा जो अब अचानक ही खत्म हो गई थी। लोग वहां से चले गए थे। अरमान इस साहिल समंदर पर अकेला रह गया था। इसके इर्द गिर्द अब बस लहरों का ही शोर और अंधेरा था। वो रेत पर खड़ा पत्थर बन गया था। इसने वल्हाना भागकर आयशा को ढूंढना शुरू किया। समंदर पे अब वो बिल्कुल तनहा रह गया था। इर्द गिर्द के लोग भी जा चुके थे। इसे पहले बार तन्हाई से खौफ आया था। इसने जब हर तरफ भागकर दौड़कर आयशा को देख लिया तो वह एक जगह पर रुक गया। अरमान का सांस फूल रहा था। पेट में बल पड़ने लगे थे। इसने थक से घुटनों पर हाथ रखे और झुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसकी सांसों की डोर अभी तक इसके हाथ में भी ना आई थी कि इसका मोबाइल थरथराया। हेलो, अरमान ने मुश्किल बोला गया। सांस वैसे ही उखड़ रहे थे। फोन पर दूसरी तरफ जिया रो रही थी और वह कह रही थी कि भाई आप कहाँ हैं। जिया के रोने में इसका माथा ठनका। क्या हुआ जिया? जिया इसके सवाल पर और शिद्दत से रोने लगी। भाई मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। वो बस मुझे देख रही है, ना बात कर रही है और ना ही मेरा हाथ पकड़ रही है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। वो अपनी मम्मी के साकित वजूद को हिला हिला कर रोती हुई कह रही थी कि और इसे साहिल पर खड़े लड़के को समझ ना आई कि वो अब किसके पास जाए, माँ के पास जाए या आयशा को ढूंढे। ये वही बेसमेंट है जहाँ बहराम को बांध कर रखा गया था। इस बेसमेंट में नीम अंधेरा बिखरा था और इसकी तैरगी को बहराम की आवाज़ ची रही थी। इसके अल्फाज दीवारों से टकराकर बाज़गश कर रहे थे। मुझे यहाँ से निकालो। वो पिछले 2 दिनों से ऐसे ही चीख रहा था। जब भी दस्तगीर इसके सामने आकर कहता कि क्या वो अपने मालिक का नाम बताने को तैयार है तो वो खामोश हो जाता। आज इसका जब जवाब दे गया था। इसने चीख चीख कर पूरे बेसमेंट को सर पर उठा रखा था। बेख्वाबी और मुसलसल गिरते पानी से इसका हशर बिगाड़ दिया था। इसे लग रहा था जैसे इसके सर में जख्म हो गए हैं। वो झुंझला भी नहीं पा रहा था। नींद ना पूरी होने की वजह से वो बिल्कुल नातवा और लागर हो गया था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसने जब कदमों की चाप सुनी तो बेसाख्ता ही बोला। इस नीमन तारीखी अंधेरे में देखते देखते 2 नफूस जाहिर हुए जिनमें से पहला शहीर मलिक ही था। तुमने फैसला कर लिया? वो मुद्दे पर आया। हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। वो रो देने को हो रहा था। शहीर ने इसे महजूज नजरों से देखा। तो तुम अपनी वफा बेचने को तैयार हो गए? इसे भरपूर तंज किया और इसके सामने जा खड़ा हुआ। दस्तगीर इसके 2 कदमों के फासले पर रुक चुका था। इसने मोबाइल निकाल लिया और वो इस सबूत को फौरी रिकॉर्ड करना चाहता था। वैसे तो जजा और सजा का इख्तियार शहीद मलिक को ही था, पर फिर भी दस्तगीर अब कोई गलती नहीं करना चाहता था। मैंने ही तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किया था और जोया को भी मैंने ही किडनैप किया था। वो टूटे फूटे अल्फाज में कहने लगा। शहीद के अंदर ही अंदर पुराने जख्म फिर से ताज़ा होने लगे। मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे रिश्ते सब कुछ तुमसे छीन लिया। रियाज को भी मैंने ही ट्रैप किया था और वो मेरे जाल में फंस गया। शहीद ने जब से मुट्ठी बंद की। इसकी उंगलियों के चटकने की आवाज़ बहराम को सुनाई दे रही थी। वो एक लम्हे को रुका और इसी लम्हे शहीद ने पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर मुक्का रसीद किया। इसके मुंह से खून का फवारा निकला था। एक दांत भी उड़ता हुआ बाहर जा गिरा था। तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? शहीद ने बहराम का मुंह दबोचकर कराह रहा था, पर शहीद का तकाफिल इस वक्त इस अरूज पर था कि इसके अंदर का सारा एहसास और इंसानियत दम तोड़ गई थी। वो बिखरे हुए शेर की तरह इसे ही देख रहा था। मुझे ये सब बहराम से बदवक्त बोला जा रहा था। वह गहरे गहरे सांस लेता हुआ रुक रुक कर बोल रहा था। मुझे ये सब अरमान अरमान की मम्मी ने करने को कहा था। इन्हें डर था कि इनका शौहर अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे डैड के नाम कर देंगे। इसलिए उन्होंने अपने शौहर को मरवाने के लिए मुझे हायर किया। पर इस दिन इसकी गाड़ी में तुम्हारे मम्मी डैडी भी थे और वो भी इनके साथ ही। शहीद ने मजीद ना सुना गया। इसने अपने कोट के पीछे किया और वहां से गन निकाल कर और बहराम के माथे पर रखकर चला दी। इस बार बहराम चीख भी ना सका था। दस्तगीर ने वीडियो पहले ही बंद कर दी थी। अब जब शहीद ने गोली चला दी तो इसे वीडियो रिकॉर्ड करना फजूल लगा। इसकी लाश किसी गटर में फेंक दो। शहीद ने नफरत भरी नजरें बहराम के मौजूद मुर्दा वजूद पर डाले बड़े बड़े डगबरता वहां से निकल गया था। बेसमेंट में बिखरा नीम अंधेरा सिमट कर दस्तगीर को खौफ से देख रहा था जो बहराम के हाथ पैर खोल रहा था। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक क्लास भी दीजिएगा। फी मानिल्लाह।